आज मैं लेकर आया हूं ये एक बर्नर, इसके साथ साथ ये एक बीकर और ये एक ट्राइपॉड स्टैंड। तो इनके जरिए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनको यूज करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के आर्टिकल नंबर 6.2 इंटरनल एनर्जी एंड आर्टिकल नंबर 6.3 हीट एंड वर्क। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इंटरनल एनर्जी को समझने से पहले हमें हीट एनर्जी को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, हीट एनर्जी की सही प्योर वाला कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, यानी इसकी सही प्योर फीलिंग होनी चाहिए। मान लो यहां पर टू बॉडीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टू बॉडीज प्रेजेंट है। एक ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, यानी कि हॉट बॉडी है। क्या है? हॉट बॉडी। और इसके साथ साथ ये एक दूसरी बॉडी है जो इसके करीब करीब पड़ी हुई है, और यहां पर ये क्या है? कोल्ड बॉडी है। तो दिस इज कोल्ड बॉडी, और ये वाली क्या थी? हॉट बॉडी। देखो, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के करीब करीब हैं और एक हॉट है दूसरी कोल्ड है, इसका क्या मतलब है कि एक का टेम्परेचर हाई है। क्या हाई है? टेम्परेचर हाई है। दूसरी का टेम्परेचर क्या है? लो है, क्योंकि ये कोल्ड बॉडी है। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। देखो, यहां पर टेम्परेचर हाई है, यहां पर टेम्परेचर लो है। जब एक तरफ टेम्परेचर हाई होगा, दूसरी तरफ टेम्परेचर लो होगा, तो एनर्जी फ्लो करेगी। किधर फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर वाली साइड से लो टेम्परेचर वाली साइड पर। इस कंसेप्ट को एक डेली लाइफ बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यहां पर मान लो कि ये एक टैंक है। क्या है? पानी वाली टैंकी है। कंसिडर कर लो कि ये एक टैंकी है पानी वाली, ये दूसरी टैंकी है पानी वाली यहां पर लेट से, और ये दोनों एक पाइप के साथ इस तरीके से अटैच्ड है। क्या है? दोनों एक पाइप के साथ अटैच्ड है। यहां पर इसमें वाटर लेवल इतना है, इसमें वाटर लेवल इतना है। अब यहां पर आपका सेंस क्या कहता है कि वाटर को किधर फ्लो करना चाहिए? इधर से इधर फ्लो करना चाहिए। जहां पर हाइट ज्यादा है उस वाली साइड से लो हाइट वाली साइड पे आना चाहिए। बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर जब एक बॉडी हॉट है, एक बॉडी कोल्ड है, एक का टेम्परेचर हाई है, दूसरी का टेम्परेचर लो है, तो एनर्जी को किधर फ्लो करना चाहिए? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ फ्लो करना चाहिए। तो यहां से एक बात पता चली कि टेम्परेचर डिफरेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो होती है। जिसकी वजह से क्या होती है? एनर्जी फ्लो होती है। तो यहां पर जो एनर्जी फ्लो हुई है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हुई है। अब ये जो एनर्जी फ्लो हुई है ना, इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। लेकिन अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जो हीट एनर्जी फ्लो करके गई है कोल्ड बॉडी की तरफ, तो क्या ये वहां पर जाके खत्म हो गई है या फिर कोल्ड बॉडी में कुछ हुआ है? देखो, फिर कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर ऐसे ऐसे कम होगा, क्योंकि यहां से एनर्जी निकली और उसको जाकर मिली। जो एनर्जी यहां से निकली और उसको जाके मिली, यानी कि जो एनर्जी फ्लो हुई है, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हीट एनर्जी। लेकिन देखो, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई है तो आगे जाकर कोल्ड बॉडी में क्या वो खत्म हो गई है? देखो, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो यहां पर हुआ इस तरह से है कि जो एनर्जी यहां से गई थी हीट की फॉर्म में, वो एनर्जी इस बॉडी में जाकर स्टोर हुई है। लेकिन हीट एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती। ये बात पल्ले बांध लो, हीट एनर्जी कभी स्टोर नहीं होती। तो सर, आप खुद कह रहे हैं कि यहां पर एनर्जी स्टोर हुई है। तो बच्चों, यहां पर जो एनर्जी कोल्ड बॉडी में जाकर स्टोर हुई है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। कोई फीलिंग आ रही है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? यानी कि यहां पर एनर्जी का फ्लो हुआ है, जो एनर्जी फ्लो हुई है उसको हम कहते हैं हीट एनर्जी।
और जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। देखो हीट एनर्जी फ्लोइंग एनर्जी है, जिस तरह के हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या ये किसी बॉडी में स्टोर होती है? नहीं ना होती। मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, बॉडी रुक गई, काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो हीट एनर्जी है, लेकिन जब जाके स्टोर होगी तो दैट वुड बी द इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर कंसेप्ट समझ आया? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी को एक जैसा मान लेते हैं, तो वहां पर फिर उनको थर्मोडायनामिक्स का कोई कंसेप्ट भी सही तरीके से समझ नहीं आता। तो यहां पर आपने इस बात को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। जस्ट क्या याद रखना है कि जो एनर्जी यहां पर इस बॉडी में स्टोर हुई है दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब मान लो कि यहां पर एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें कुछ गैस प्रेजेंट है। थोड़ा फिजिकल समझते हैं। यहां पर अब जरा इस फिजिकल सेटअप को लीजिए। देखो इसमें मान लीजिए गैस प्रेजेंट है, मैंने इसमें गैस फिल करके इसको ऊपर से बंद कर दिया है, इस तरह सील किया है कि वो गैस लीक नहीं हो सकती। अब अगर मैं यहां से फ्लेम को ऑन करूंगा, जैसे ही फ्लेम को ऑन करूंगा तो जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करने लगेगा। जब गैस का टेम्परेचर हाई होगा तो लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वहां पर हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की है। क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की है। तो यहां पर अब इसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस गैस के, इस कंटेनर में, उनके पास इस वक्त कौन कौन सी एनर्जी है? अभी मैं आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा, मैं रियल गैस की बात कर रहा हूं। कोई भी रियल गैस यहां पे प्रेजेंट है इस कंटेनर में। यहां पर इस कंटेनर में जो उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स हैं, उनके दरमियान कौन कौन सी एनर्जी होगी, या फिर वो कौन कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे? पहली बात तो ये आती है कि सर कंटेनर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से घूम फिर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर रियल गैसेस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देखो जब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली बात आ जाए तो वहां पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जिस तरह की अर्थ क्या है, ये एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहां पर यानी टू बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अगर गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान अगर अट्रैक्शन है तो उस केस में क्या होगा कि वो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो इट्स मीन कि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती ही होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है अगर हम रियल गैस की बात करें। तो यहां पर फिर इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। यहां पर अब इंटरनल एनर्जी की यही डेफिनेशन लिख दी है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। मॉलिक्यूलर एनर्जी का क्या मतलब है? जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स पोजेस कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो एनर्जीज पोजेस कर रहे हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। तो सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। यहां पर अब हमने देखना है कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी किस तरह से होती है। देखिए आइडियल गैस एक्चुअली है क्या? ऐसी गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस या फिर प्रॉपर्टीज को ओबे करती है। यानी कि यहां पर जो आइडियल गैस है उसमें किस तरीके से इंटरनल एनर्जी होती है उसको हमने डिस्कस करना है। और थर्मोडायनामिक्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें हम बेसिकली आइडियल गैस को ही वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि आइडियल गैस को एज ए वर्किंग सब्सटेंस लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए। अगर रियल गैस को लेंगे तो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी, वहां पर कुलियंस भी कुछ और तरीके से होंगी, और इसके साथ साथ वहां पर जो वॉल्यूम है वो भी नेग्लिजिबल नहीं होगा मॉलिक्यूल्स का। लेकिन आइडियल गैस के केस में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो सारे के सारे ओबे होते हैं और वहां पर जो कैलकुलेशंस है वो काफी आसान हो जाती हैं। इससे हमने लिखा है इन थर्मोडायनामिक्स एंड आइडियल गैस इज जनरली यूज्ड एज ए वर्किंग सब्सटेंस, यानी इसको हम एज ए वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं, इसको कंसीडर करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर कंसीडर्ड पॉइंट मैसेस। ऑलरेडी मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बता चुका हूं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं जिनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है।
that do not exert forces on one another। ऑलरेडी मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा चुका हूं कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं होती, ना तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई पोटेंशियल एनर्जी पोजेस नहीं करते। तो यहां पर हमने ये लिखा है दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन वन अनदर, यानी वो एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस सिस्टम कंसिस्ट मेनली ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। तो यहां पर आइडियल गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी का मीनिंग है दैट इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पर जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहां पर आपने ये पॉइंट याद रखना है कि रियल गैसेस के केस में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसीडर की जाती हैं, लेकिन आइडियल गैसेस के केस में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं पोजेस करते, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटली कंसिस्ट होती है किस पर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, यानी स्ट्रेट लाइन में जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर किस तरह से आपस में रिलेटेड है, यानी इन दोनों के दरमियान किस तरह के तल्लुकात हैं। देखो टेम्परेचर को एक्चुअली हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। जनरली तो आप कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है ये बताएगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। देखो हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पर टेम्परेचर का क्या मीनिंग है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी मैंने आपको ये बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, और उस लेक्चर में तो इस मॉलिक्यूल ने खुद आपको बताया था कि टेम्परेचर ऑफ द गैस का क्या मतलब होता है। तो मॉलिक्यूल भैया आज फिर आप बता सकते हो कि टेम्परेचर ऑफ गैस का क्या मतलब है, तो जरा बताओ। सर किसी भी कंटेनर में जिसमें गैस प्रेजेंट होती है उसमें मेरे जैसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम सब जब मूव करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और हम जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं गैस का इतना ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसी वजह से कभी कभी बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहां पर फिर आपको क्या समझ आया, क्या समझ आया यहां पर समझ कुछ इस तरीके से आया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एक कंटेनर है यहां पर इस तरीके का, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए एक बर्नर के जरिए हीट देकर, तो यहां पर ये एक बर्नर प्रेजेंट है, मान लीजिए दिस इज अ बर्नर, और यहां पर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर जब ये हीट होगा तो इस केस में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर राइज करेगा, यानी गैस का टेम्परेचर राइज करेगा। जब गैस का टेम्परेचर राइज करेगा तो इस मॉलिक्यूल भैया के मुताबिक ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर हम ये कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो यहां पर ये बात लिखी है द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें गैस प्रेजेंट है, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी इन मॉलिक्यूल्स की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेके हम बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर गैस का टेम्परेचर मेजर करना है तो यहां पर आप एक थर्मोमीटर लगा दें तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा कि गैस का टेम्परेचर क्या है। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह से डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। तो यहां से फिर आपको क्या समझ आया कि टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब आइडियल गैस के केस में क्या होता है, आइडियल गैस के केस में पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती, जस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आइडियल गैस के केस में हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अभी हमने क्या पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैसेस के केस में जब पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है तो इस केस में फिर इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये किससे बढ़ती है, टेम्परेचर से बढ़ती है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि इनफैक्ट जब इंटरनल एनर्जी, मान लीजिए इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की,
काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पर जब ये आपस में इस तरह से हैं तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एन आइडियल गैस जब जस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी तो उस केस में इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, यानी गैस का जो टेम्परेचर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी गैस की इंटरनल एनर्जी। यहां तक हमने ये तो पढ़ लिया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। अब अगर हमें इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस निकालनी पड़ जाए तो इसका रिलेशन क्या होगा? देखो, जब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है तो इट्स मीन हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड करना चाहिए। तो यहां पर फिर हेडिंग लगा दी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहां पर आपने थोड़ा सा समझना है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनल है, यानी उस पर डिपेंड करती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है कि यहां पर कुछ इस तरीके से अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर लाजमी नहीं है कि वो इसी तरफ मूव करे, देखो वो इस तरफ भी तो मूव कर सकता है, अगर इस तरफ भी ना करे इस तरफ भी तो मूव कर सकता है, यानी जेड एक्सिस भी मूव कर सकता है। तो यहां पर अगर मॉलिक्यूल कोई प्रेजेंट है वो इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ मूव कर सकता है, यानी उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। अगर हम सिंगल एक्सिस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखें तो वो हमारे पास आती है हाफ केबीटी, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंगल एक्सिस अगर हम लिखें, यानी कि सिर्फ x के लिए, x के अलावा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ केबीटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये वाली जो इक्वेशन है ये निकल कर कहां से आती है? देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ये मैं बीएस लेवल पर स्टूडेंट्स को डिराइव करवाता हूं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक पूरा कोर्स है बीएस फिजिक्स में जिसमें हम इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं और आर्टिकल का नाम है इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम के जरिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फिर फर्दर 7th 8th सेमेस्टर में जाकर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स में भी इसी एक्सप्रेशन को हम डिराइव करवाते हैं, इक्विपार्टीशन थ्योरम वाले एक्सप्रेशन को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए। बट ये हायर फिजिक्स की बात है, आपने जस्ट इतना याद रखना है कि एक एक्सिस में अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो कितनी होगी? हाफ केबीटी। अगर हम y एक्सिस में बात करेंगे वो भी हाफ केबीटी होगी, y एक्सिस में भी हाफ केबीटी, z एक्सिस में भी क्या होगी? हाफ केबीटी होगी, z एक्सिस में भी हाफ केबीटी। अब अगर मैं टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं सब एक्सिस की मिलाकर, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालना चाहता हूं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ये क्या थी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग y और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग z थी। लेकिन अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उस केस में मुझे ये तीनों ऐड करनी पड़ेगी, 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी प्लस 1/2 केबीटी। क्योंकि देखो यहां पर इस मॉलिक्यूल के पास सारे चांसेस हैं, ये x में मूव कर सकता है, y में भी, z में भी। इसी वजह से हमने काइनेटिक थ्योरी के असम्पशन में ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, आप उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो x के अलांग मूव करे, वो x के अलांग भी कर सकता है, y के अलांग भी, z के अलांग भी। और भी बहुत तरह की एनर्जीज होती है उसके पास, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि हमने जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो ट्रांसलेशन में यही केसेस आते हैं कि मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। तो यहां पर अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो आंसर निकल कर आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केबीटी। 3/2 केबीटी। इसका प्रूफ आपके लेवल पर नहीं है क्योंकि इसमें हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन बहुत सारी इन्वॉल्व है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम नोट्स में भी उठाकर लिख देते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी आ रही है? 3/2 केबीटी। 3/2 केबीटी। या फिर अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आर हाफ एम वी स्क्वायर, इसके बाहर इसी तरह से ये एवरेज वाला सिंबल डाल दें तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 केबीटी, वेयर केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
तो यहां तक आपको समझ आ गया कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/2 केबीटी वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। इसमें केबी कांस्टेंट है, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। यानी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो इसी वजह से हमने इससे पहले लिख दिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो इसी वजह से हमने कहा था कि आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। तो लिहाजा यहां से इंटरनल एनर्जी फिर किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टेम्परेचर के। ये तो था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का रिलेशन। अब अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, यानी यहां से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, देन काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ने से इंटरनल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले हमने देखा था इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन, अब हमने इंटरनल एनर्जी पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंटरनल एनर्जी। When the temperature of an object rises, it indicates an increase in the internal kinetic energy of the particles. देखो अगर किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, तो अगर हम इस गैस का टेम्परेचर राइज करेंगे किसी भी तरीके से, मान लो यहाँ पर मैंने नीचे फ्लेम ऑन कर दी है, इसका टेम्परेचर क्या कर दिया है, राइज कर दिया है। जब इसका टेम्परेचर राइज होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसी को हम कह रहे हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। तो यही लिखा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट राइजेस, ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे गैस भी हो सकती है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करेंगे, यानी किसी भी गैस का टेम्परेचर राइज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि इंक्रीज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि यहां पर जो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। Increase in internal energy occurs when the object absorbs heat energy, raising the average kinetic energy of its particles and thus its temperature. यहां पर इस पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। इस पॉइंट में बताया ये गया है कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी राइज करती है। जब ये एक गैस है, इसको हमने हीट किया है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी राइज हुई है, यानी कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। बट वो कैसे हुई है इंक्रीज, इसको हमने समझना है। देखो यहां से फ्लेम ऑन कर दी है, अब फ्लेम का टेम्परेचर हाई है, गैस का टेम्परेचर लो है, टू बॉडीज, एक का टेम्परेचर लो एक का हाई, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां पर हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। देखो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो क्या हुई है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है, हीट एनर्जी जाके एब्जॉर्ब होगी इस ऑब्जेक्ट में। व्हेन द ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। देखो जब ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं ये तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे ऐसे। जब मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर राइज कर देगा। देखो टेम्परेचर क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो उस केस में टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो यही बात हमने लिखी है, एंड टेम्परेचर राइजेस, कि इंटरनल एनर्जी उस वक्त इंक्रीज करती है जब आप किसी भी गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और आइडियल गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन शॉर्ट यहां पर जब हम इसको हीट करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये जो सब्सटेंस, ये जो गैस है ये हीट एब्जॉर्ब करेगी, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इस केस में टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट आर्टिकल हीट एंड वर्क की तरफ बढ़े, जो आपकी बुक में डू यू नो टिडबिट फॉर योर इंफॉर्मेशन दी गई है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले एक डू यू नो दिया गया है, क्या दिया गया है, डू यू नो। अब इस डू यू नो में क्या कहा गया है, यहां पर एक्चुअली आपको डाई एटॉमिक गैस के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया, अ डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। देखो डाई का क्या मतलब है, डाई का मतलब टू, डाई एटॉमिक यानी टू एटम्स। मान लो एक एटम कुछ इस तरीके से है जिस तरह आपकी बुक पर बनाया गया है, और दूसरा एटम क्या है, कुछ इस तरीके से है, और इनको हमने कंसिडर ये किया है कि ये एक स्प्रिंग के जरिए आपस में क्या है, अटैच्ड है, कुछ इस तरीके से। यहां पर देखो स्प्रिंग के जरिए ये आपस में अटैच्ड है। अब एक्चुअली यहां पर होगा क्या,
पहले तो हमने पढ़ा है आइडियल गैस के केस में कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। लेकिन वहां पर हमने एक्चुअली मोनो एटॉमिक गैस की बात की थी, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की थी। जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात आ जाती है तो उस केस में फिर जस्ट ट्रांसलेशनल नहीं रहती, वहां पर और एनर्जीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। देखो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट भी करेंगे, इसी वजह से हमने एक स्प्रिंग कंसिडर किया है, यानी कि इस तरह से इनकी कुछ वाइब्रेशंस भी होंगी। ऑल्दो ये हाई टेम्परेचर्स पर अक्कर होती है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस भी होंगी। उनको हम इस तरीके से शो कर देते हैं, यानी यहां पर ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं कुछ इस पैटर्न पर। यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। कौन सी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। और इसके साथ साथ जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से रोटेट भी तो कर सकता है, इस तरह से कंसीडर करो। मान लो एक एटम यहां पर प्रेजेंट है, एक एटम यहां पर प्रेजेंट है, अब ये इस तरीके से रोटेट भी कर सकता है या फिर इस तरीके से भी रोटेट कर सकता है। तो यहां पर फिर रोटेशनल एनर्जी भी होगी। क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी। केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि यहां पर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअली यहां पर अभी जो हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखी थी 3/2 kBT, ये जस्ट उस केस में थी जबकि मोनो एटॉमिक गैस की हम बात कर रहे हो। जब अब डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पर फिर रोटेशनल एनर्जी भी शामिल होगी, वाइब्रेशनल भी शामिल होगी, तो फिर उनको भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। यहां पर एक्चुअली इस डू यू नो को बताने का मकसद यह है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होती बल्कि रोटेशनल भी होती है और वाइब्रेशनल भी होती है। देखो ट्रांसलेशनल का क्या मतलब है, ये जो मॉलिक्यूल है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ये ऐसे भी जा सकता है, एक्स में, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, फिर इस तरीके से घूम भी सकता है यानी रोटेट कर सकता है और यूं यूं करके वाइब्रेट भी कर सकता है। तो इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। नेक्स्ट एक टिडबिट है जिसमें क्या कहा गया है, डिफरेंट प्रोसेसेस कैन लीड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस किस वजह से आता है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के पेपर में आ सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या कह रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पर इस टिडबिट में डिफरेंट प्रोसेसेस दिए गए हैं जिनके जरिए इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया गया, हीटिंग के बारे में कहा गया है। हीटिंग, देखो हीटिंग के जरिए क्यों इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, किसी भी गैस को हीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो यहां पर फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी जब हीट करेंगे। सेकंड क्या दिया गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी इसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। देखो एडियाबैटिक का क्या मतलब है, ना तो सिस्टम में हीट एंटर हो सकती है ना ही सिस्टम से हीट लीव हो सकती है, यानी एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ना तो हीट एंटर हो सकती है ना ही हीट लीव हो सकती है। आगे चलकर एडियाबैटिक प्रोसेसेस में मैं आपको डिटेल में डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। यहां पर एक्चुअली समझना यह है कि जब एडियाबैटिक सिस्टम है तो वहां पर ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना ही हीट लीव हो सकती है। यानी कि यहां पर लेट्स से ये एक कंटेनर है, इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर हमने एक पिस्टन अटैच करके रखा हुआ है इस तरीके से। अब अगर यहां पर गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देखो जब हम यहां पर इसको कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उस केस में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हमने यही कहा है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में एनर्जी चेंज होगी। अगर एक्सपेंशन हो रही है यानी कि एक्सपेंशन हुआ है, गैस कुछ वर्क कर रही है, पिस्टन ने ऊपर मूव किया यानी कि हमने पिस्टन से लोड हटा दिया है, पिस्टन अब ऊपर मूव कर रही है, गैस पिस्टन पे वर्क कर रही है। तो अब क्या होगा कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी तो उस केस में टेम्परेचर कम होगा, यानी कि एक्सपेंशन हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो टेम्परेचर कम होगा तब भी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। यानी कि यहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन के केस में भी और एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, फेज चेंजेस। नेक्स्ट क्या है, फेज चेंजेस, इसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में क्या कहा गया है, वेयर हीट एनर्जी चेंजेस दी स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। देखो फेज चेंज का क्या मतलब है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड भी बना सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी हो सकती है, लिक्विड से गैस भी हो सकती है, गैस से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। आइस की एग्जांपल लेते हैं बर्फ की। देखो बर्फ जो है आइस जिसको हम कहते हैं। अब आइस कब बनती है, आपने जनरली छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां पर अगर मैं आइस को हीट प्रोवाइड करता हूं, देखो हीट प्रोवाइड करता हूं यहां से, जब हीट प्रोवाइड करूंगा तो उस वक्त तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये सारी की सारी आइस क्या नहीं बन जाती, वाटर नहीं बन जाती। यानी यहां पर हीट मिल रही है, क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, बट टेम्परेचर उस वक्त तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरे का पूरा फेज चेंज नहीं हो जाता, यानी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आइस पूरी की पूरी वाटर में नहीं चेंज हो जाती। इसी वजह से लिखा है वेयर हीट चेंजेस द स्टेट, यानी हीट मिल रही है, हीट ने आइस को वाटर में कर दिया है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रह रहा है। जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो यहां पर फिर ये जो हमने हीट ऐड की है, हीट सिस्टम में एंटर हुई है, इसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहां पर ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके जरिए स्टेटमेंट में बताया गया है कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो इंटरनल एनर्जी में चेंज ला सकते हैं। पेज नंबर 118 पे एक और भी फॉर योर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो कई एमसीक्यूज रॉन्ग कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आपने समझना है कि इंटरनल एनर्जी किस तरीके से फंक्शन ऑफ स्टेट है। देखो इंटरनल एनर्जी के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। देखो अगर एक सिस्टम है, क्या है, एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूं, सिस्टम है जिसमें गैस प्रेजेंट है, अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अब इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ा है, यानी कि टेम्परेचर को आपने किस तरीके से बढ़ाया है, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाया है, तेजी से बढ़ाया है, जैसे भी बढ़ाया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन इंटरनल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि टेम्परेचर बढ़ा किस तरीके से है, यानी किस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया। इंटरनल एनर्जी जस्ट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर, कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। और ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये 3 ऐसे वेरिएबल हैं जिससे हम किसी भी गैस की स्टेट का पता चला सकते हैं। तो इट्स मीन टेम्परेचर भी एक स्टेट वेरिएबल है। तो यहां से फिर पता चला कि इंटरनल एनर्जी ये फंक्शन है किसका, स्टेट का, यानी कि यहां पर गैस की स्टेट क्या है, इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है, इससे पहले कितना था, इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वक्त टेम्परेचर कितना है, यानी कि यहां पर ये टेम्परेचर किस तरीके से राइज हुआ है, 1 मिनट में बढ़ा है, 1 घंटे में बढ़ा है, 1 सेकंड में बढ़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर आपने कौन सा प्रोसीजर यूज करके, कौन सा मेथड यूज करके टेम्परेचर बढ़ाया है, इंटरनल एनर्जी इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी जस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि इस वक्त सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या देखा था, मान लो ये फ्लोर है, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, मान लो एक डब्बा है, उसको मैं उठा के यहां से लेकर गया हूं, कहां पे, यहां पर लेकर आया हूं। अब इस डब्बे की इस फ्लोर से कितनी हाइट है, मान लो वो हाइट h है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। देखो अगर मैं डब्बे को सीधा ऊपर नहीं लेकर गया, ऐसे 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 करके लेकर आया हूं, अगर मैं डब्बे को ऐसे 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 करके लेकर आया हूं, हाइट तो फिर भी वही h है। इट्स मीन कि यहां पर इट डज नॉट डिपेंड कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, इट डिपेंड्स कि यहां पर हाइट कितनी है। मान लो मैं इसको यहां से फिरा के यहां पर ले आऊं, ऊपर ले जाके यहां पर ले आऊं, इस वक्त इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh। यानी यहां पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप इसको किस पाथ से लेकर आए हैं,
सिमिलरली यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हुआ है या फिर सिस्टम की जो स्टेट है उसमें किस तरीके से चेंज लाया गया है, ये बस इस बात पर डिपेंड करती है कि इस वक्त सिस्टम की क्या स्टेट है। सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 6.3 की तरफ, हीट एंड वर्क। कई सौ साल पहले की बात है कि दो दोस्त बैठकर कोयलों पर हाथ सेक रहे थे। बहुत ज्यादा सर्दी थी, वो हाथ सेकते रहे और आपस में बातें शातें करते रहे। एक दोस्त के ज़हन में कुछ ख्याल आया और दूसरे से कहने लगा कि हम कोयले पे बैठकर इधर से उधर जा सकते हैं, हम कोयले पे बैठ के यहां से वहां जा सकते हैं। दूसरे दोस्त को समझ नहीं आई कि क्या बातें कर रहे हैं, कोयले पे बैठकर इधर जाएंगे, कोयले पे बैठकर उधर जाएंगे। उसने सोचा कि हाथ सेकते सेकते इसको मजा आ रहा है और बातें किए जा रहा है। लेकिन कुछ अरसे के बाद सर जेम्स वाट ने यह प्रूव कर दिया कि वाकई कोयले पे बैठकर इधर से उधर जाया जा सकता है। उन्होंने स्टीम इंजन को प्रैक्टिकली डिजाइन कर दिया। तो यहां पर हीट एंड वर्क में भी हम इसी तरीके से कुछ पढ़ने जा रहे हैं, यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। और यहां से एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होती है। थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या है? हीट एनर्जी को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर आज आपको कोई कहे कि कोयले से पंखे को चलाया जा सकता है, कोयले से बल्ब को जलाया जा सकता है, पहले तो आपके ज़हन में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सब कुछ हो सकता है। देखो, कोयले से अगर पानी को गर्म किया जाए, यानी पानी को स्टीम बनाया जाए, उस स्टीम से फिर टरबाइन चलाया जाए, तो वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां पर हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको अदर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहां पर इस टॉपिक में भी हम कुछ ऐसा ही पढ़ने जा रहे हैं कि हीट को किस तरीके से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां से थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमने यही बात लिख दी है, बोथ हीट एंड वर्क आर रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मींस। देखो, हीट और वर्क ये दोनों ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है। अब हीट तो है ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो, हीट का क्या मतलब है? मान लो दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है। इस बॉडी का टेम्परेचर हाई है, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? लो है। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के करीब आएंगी या फिर इन कांटेक्ट आएंगी, तो यहां से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यानी एनर्जी किधर फ्लो करेगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। तो यहां पर ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, इसी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। तो हीट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब जो वर्क है ये भी एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। किस तरीके से? देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहां से लिफ्ट करता हूं इस तरीके से ऊपर, तो यहां पे इसमें क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इट्स मीन वर्क भी किसी न किसी तरीके से एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है। और यहां पर मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। सिमिलरली यहां पर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि किस तरह से वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ रिलेटेड है, यानी एनर्जी को किस तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने आपको यही बात समझाई थी। तो यहां पर यही लिखा है कि हीट एंड वर्क ये दोनों क्या है? रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से। और ये आइडिया कहां से मिला था? जब पहला स्टीम इंजन बना था, जिसमें क्या किया गया था कि हीट को पंप किया गया था और वर्क को आउट किया गया था, यानी कि सिस्टम को हीट दी गई थी और वहां पर सिस्टम ने वर्क किया था। यहां पर अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने थर्मोडायनामिक्स में वर्क के साइन कन्वेंशन को डिस्कस करना है। तो यहां पर इसलिए हेडिंग लगा दी है साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। इनको आपने अब याद किस तरीके से रखना है, मैं आपको एक प्रॉपर ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आपने इनको याद रखना है। देखो, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स के केस में जो साइन कन्वेंशन है वर्क के वो किस तरीके से होंगे? हम ये कहते हैं कि वर्क डन बाय सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट ये पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम बाय द एनवायरनमेंट इज नेगेटिव। देखो, थर्मोडायनामिक्स में यूजुअली टॉपिक्स पढ़ते हुए सिस्टम से मुराद हमारी क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम से मुराद हमारी ये होगी, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं, कि ये एक इस तरह का कंटेनर है। क्या है इस तरह का कंटेनर? इसमें यहाँ पर ये गैस प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पर ये एक पिस्टन अटैच्ड है। क्या है? एक पिस्टन अटैच्ड है। जितने भी आगे हमने थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी तरह का सिस्टम हम कंसिडर करेंगे, और इसी से फिर हम पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क को डिफाइन करते हैं। लेकिन आपने याद ये रखना है कि सारी थर्मोडायनामिक्स इस पिस्टन और इस कंटेनर में फंसी हुई नहीं है, बल्कि थर्मोडायनामिक्स बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। हम जो सांस लेते हैं, देखो यहां पर भी प्रेशर की कुछ चेंजेस आ रही हैं, वॉल्यूम की चेंजेस भी आ रही हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिक्स है।
तो इसलिए आपने याद रखना है कि थर्मोडायनामिक्स जस्ट एक कंटेनर, गैस और पिस्टन ही नहीं है, थर्मोडायनामिक्स बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। ये जस्ट एज ए एग्जांपल हम लेते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहां पर ये जो सिस्टम है इसमें गैस प्रेजेंट है, यहां पे पिस्टन है। देखो पिस्टन को दबाकर मैं गैस को कंप्रेस भी कर सकता हूं। जब मैं यहां से फोर्स हटाऊंगा, यहां पर गैस इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी तो इस तरीके से गैस एक्सपैंड होगी। यानी यहां पर गैस कंप्रेस भी हो सकती है, गैस एक्सपैंड भी हो सकती है। क्या हो सकती है? गैस कंप्रेस और गैस एक्सपैंड। गैस एक्सपैंड जो आपका सेंस है वो क्या कहता है कि कंप्रेस को नेगेटिव करना चाहिए, एक्सपैंड को नेगेटिव। देखो कंप्रेस करना मतलब वॉल्यूम कम होगा, कुछ कम हो जाएगा, तो कंप्रेस जरा नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहां पर जब गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। जब गैस एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड हुई, वॉल्यूम बढ़ा, ये तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये साइन कन्वेंशन आपने याद रखने हैं। जब भी गैस कंप्रेस होगी वर्क डन नेगेटिव होगा, जब गैस एक्सपैंड होगी वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन ये वाली साइन कन्वेंशंस कैसे याद करने हैं? ये भी बिल्कुल यही वाले हैं। देखो गैस एक्सपैंड कब करेगी? गैस एक्सपैंड उस वक्त करेगी जब गैस वर्क डन करेगी पिस्टन पर, यानी कि यहां पर जो सिस्टम है वो वर्क डन करेगा सराउंडिंग पर। सिस्टम क्या वर्क डन करेगा? सराउंडिंग पर, यानी सिस्टम वर्क डन करेगा एनवायरमेंट पे। तो जब सिस्टम वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम टू इट्स एनवायरमेंट, तो वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब गैस कंप्रेस होगी। कंप्रेस होगी तो उसका क्या मतलब है कि बाहर से वर्क डन किया जा रहा है सिस्टम पर, तो वर्क डन ऑन सिस्टम बाय एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा, ये याद नहीं रहते, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके अकाउंट में रुपीज आ रहे हैं, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होता है, लेकिन अगर अकाउंट से रुपीज निकल रहे हो तो फिर बड़ा ही नेगेटिव फील होता है। तो यहां पर भी इसी तरीके से देखो, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम आपको दे रहा है, यानी आपके अकाउंट में आ रहे हैं, सिस्टम आपको दे रहा है, पॉजिटिव सी फीलिंग है, तो यहां पर वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन बाय सिस्टम टू इट्स एनवायरनमेंट। लेकिन अगर उसी की जगह पर आपके अकाउंट से जा रहे हो तो कुछ नेगेटिव सी फीलिंग होती है, आप उदास हो जाते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके से वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर आपके अकाउंट से सिस्टम में जा रहे हो, कोई फीलिंग आ रही है नहीं आ रही, यहां पर मैं स्टूडेंट्स को इसी तरीके से समझाता हूं, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर कंप्रेस एक्सपैंड के केस में याद रखना है तो इस तरीके से याद रख लो, अगर इस तरीके से नहीं याद रहता तो ये अकाउंट वाले एग्जांपल को याद रख लो। अब हमने देखना है कि थर्मोडायनामिक्स में इस तरह का सिस्टम कंसिडर करते हुए जब हमें वर्क डन फाइंड करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, उसका रिलेशन क्या है। अब हमने वो रिलेशन डिराइव करना है। यहां पर वर्क डन के रिलेशन को लिखने के लिए हमने ये एक सेटअप कंसिडर किया है और हेडिंग क्या लगाई है? एक्सप्रेसिंग वर्क इन मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी वर्क को कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे कि वॉल्यूम और प्रेशर है। तो यहां पर एक्चुअली सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें गैस प्रेजेंट है। ये जो आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। और यहां पर ये एक पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन, और पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए माना हुआ है, कैपिटल ए यहां पर लिखा है। अभी पहले इस सिस्टम को कंसिडर कीजिए। इस सिस्टम में जो गैस प्रेजेंट है इस वक्त उसका प्रेशर P है और जो वॉल्यूम है दैट इज V, यानी यहां पर ये जो वॉल्यूम है दिस इज V। अब यहां पर इस पिस्टन पर कुछ कांस्टेंट फोर्स लगाई गई है, यानी कि यहां पर इस पिस्टन पर ये कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर जो गैस प्रेजेंट है इसका प्रेशर है, प्रेशर की वजह से गैस भी पिस्टन पे फोर्स लगाएगी, और यहां पर इतनी ही फोर्स ऊपर से लगाई है जितनी कि गैस पिस्टन को ऊपर पुश करने के लिए लगा रही है, ताकि ये जो पिस्टन है ये रुकी हुई रहे। ऐसे ना हो कि वो फोर्स हटाएं और गैस पिस्टन को उछाल के बाहर फेंक दे और खुद बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऊपर से हमने फोर्स एक्सर्ट की हुई है ताकि पिस्टन यहीं पर इक्विलिब्रियम में रहे, सारे का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। कंसिडर ए गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर कंसिडर कीजिए जिसमें गैस एनक्लोज्ड है, फिटेड विद अ मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी कि ये ऐसी पिस्टन है जिसकी इस वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही, यहां पर ये इजीली मूव हो सकती है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? कैपिटल ए, जिस तरह कि आपको इस फिगर ए में दिखाया गया है। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है क्योंकि यहां से हमने फोर्स लगाई हुई है, जितनी फोर्स गैस लगा रही है पिस्टन पे इतनी फोर्स ऊपर से नीचे लगाई हुई है, ताकि ये सारे का सारा सिस्टम क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो कितना है? V है, और जो प्रेशर है P है। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम ऑक्युपाइज वॉल्यूम V एंड एक्सर्ट्स प्रेशर P
ऑन वॉल्स ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन। ऑब्वियसली ये गैस वॉल्स ऑफ सिलेंडर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और पिस्टन पर भी कर रही है। देखिए प्रेशर हमें कौन से रिलेशन से मिलता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो यहां पर फिर हम लिख सकते हैं प्रेशर इज गिवन एज प्रेशर किस तरह से मिलता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहां से अगर मैं फोर्स फाइंड आउट करूं तो F इज इक्वल टू PA हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो फोर्स पिस्टन पर एक्सर्ट कर रही है गैस, दैट इज F इज इक्वल टू PA। Thus force exerted by gas on piston is equal to, ये कितनी है, F is equal to PA। यहां पर अब हमें अगर वर्क डन फाइंड करना है तो वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगी, वो तो हमने फाइंड कर ली है। इसके साथ साथ क्या चाहिए होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां पर हमने ये एक अरेंजमेंट कंसिडर की है जिसमें ये एक हीटिंग ओवन है, इसके जरिए गैस को हीट किया। देखो जब गैस को हीट किया है तो गैस एक्सपेंड करेगी। एक्सपेंड करने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पहले वॉल्यूम V था, अब वॉल्यूम इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, V प्लस डेल्टा V, यानी डेल्टा V इंक्रीज हुआ है तो टोटल वॉल्यूम कितना है, V प्लस डेल्टा V। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन है वो कितना है, कैपिटल A। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंटेनर तो बड़ा नहीं हो सकता, कंटेनर का साइज फिक्स्ड है। तो इस केस में फिर क्या होगा कि ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगी तो मामूली सी डिस्प्लेसमेंट होगी जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा वाई। देखो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट विल बी डेल्टा वाई। तो यहां पर इसी तरीके से लिख दिया है, लेट द गैस एक्सपेंड थ्रू डेल्टा वी वेरी स्लोली। देखो जब हीट प्रोवाइड की है, गैस एक्सपेंड हुई और वॉल्यूम कितना बड़ा है, डेल्टा वी, और टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, V प्लस डेल्टा वी, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड किया ताकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे एज द पिस्टन मूव्स अप थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा वाई। अब देखें यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज डेल्टा वाई, क्योंकि पिस्टन ने मूव किया है। जब गैस एक्सपेंड हुई है, वॉल्यूम बड़ा है, कंटेनर तो नहीं बड़ा हो सकता, तो इस केस में क्या हुआ है, पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया है, कितना मूव किया है, डेल्टा वाई। अगर यहां पर हम वर्क डन निकालें जो कि गैस ने किया है तो वो कितना आएगा, W इज इक्वल टू, देखिए फोर्स क्या थी, F इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा वाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से F की वैल्यू उठाकर 2 में पुट करते हैं, तो यहां पर इक्वेशन 1 से F की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में लगा देते हैं, W इज इक्वल टू PA डेल्टा वाई हो जाएगा। अब यहां पर ये जो A डेल्टा वाई है ये किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम की इक्वल होगा। किस तरीके से, यहां पर पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो A था, अगर एरिया को आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या लेंथ के साथ, डेल्टा वाई जो कि चेंज आया है, तो यहां पर ये आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, यानी जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस A डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वी कमा सो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा वी। तो ये है वर्क डन का रिलेशन जिसमें मेजरेबल वेरिएबल्स कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, ये दोनों मेजर किए जा सकते हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हम जो वर्क का रिलेशन यूज करेंगे वो ये वाला रिलेशन होगा, W इज इक्वल टू P डेल्टा वी। देखिए जब वर्क का ये रिलेशन है P डेल्टा वी, तो इसका मतलब ये है कि हम ग्राफिकल मेथड से भी फिर फाइंड कर सकते हैं। अगर P और V के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, जिस तरह से फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते थे, फिर एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या आता था, वर्क डन आता था। इसी तरह से यहां पर अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो जो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा वो भी यही वाला वर्क डन होगा। तो चलिए ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क की हेडिंग लगा दी है, द वर्क डन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एरिया ऑफ द कर्व अंडर पीवी ग्राफ। यानी यहां पर ये जो एरिया है इससे आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। यही वाली सिचुएशन है, हमने ग्राफ प्लॉट किए किस किस के दरमियान, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, प्रेशर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, यहां पर इस तरीके से। अब देखें पहले वॉल्यूम इतना था V1, पहले गैस का कुछ वॉल्यूम था, वो कितना है V1। जब वॉल्यूम चेंज हुआ है तो चेंज हो गया, कितना हो गया है, V2 हो गया है। अब यहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। और प्रेशर यहां पर कांस्टेंट है, यानी प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो यहां से फिर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू
वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो यहां पर फिर W किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो ये वाला ग्राफ है इस तरीके से, यहां पर अगर मैं AB और AD को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं फाइंड कर सकता हूं AB इंटू AD, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज दैट, मैं इंप्लाइज करके स्टेप के आगे स्टेप लिख रहा हूं, आपने स्टेप के नीचे स्टेप लिखना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने नोट्स में लिखना है। जिस तरह आपको प्रॉपर हेडिंग्स बनवाई हैं इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में आपने नोट्स बनाने हैं, और देन फाइनली जब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में आंसर लिखना है, वहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी और ए डी की वैल्यूज पुट करेंगे। W इज इक्वल टू ए बी किसकी इक्वल है, देखो ए बी किसकी इक्वल है, इसके। तो यहां पर ये प्रेशर कितना बन रहा है, P बन रहा है। देखो यहां पर इस लाइन पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, P, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू, अब यहां पर AD कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक टोटल वॉल्यूम अब कितना है, चेंज होने के बाद V2 है, उसमें से अगर मैं V1 पहले वाला वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मुझे चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि V2 माइनस V1 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे AD मिल जाएगा, V2 माइनस V1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। देखो V2 माइनस V1 किसकी इक्वल है, डेल्टा V की इक्वल है। तो यहां पर ग्राफिकली भी वर्क डन का वही रिलेशन आ चुका है। अब एक्चुअली ये रिलेशन बता क्या है, जिस तरह वहां पर फोर्स थी इसी तरह यहां पर हमने प्रेशर लिया है, जिस तरह वहां पर डिस्प्लेसमेंट थी इसी तरह यहां पर वॉल्यूम है। देखो यहां पर क्या हुआ, जब गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया है तो इसकी वजह से क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम आया है, तो इसी को हम कहते हैं वर्क डन। जिस तरह वहां पर कहते थे फोर्स एक्सर्ट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, इसी तरह यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो वॉल्यूम में चेंज आया, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम किसकी इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो आगे चलकर अब हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें वर्क डन का यही वाला रिलेशन यूज होगा, तो इसलिए आपने इस रिलेशन को अच्छे से समझना है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद कुछ फॉर योर इंफॉर्मेशन टिडबिट्स पढ़ी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपने अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और इसके साथ साथ उनमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। उसके बाद हमने हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ा है। हीट एंड वर्क वाले आर्टिकल में आपने सबसे पहले साइन कन्वेंशंस को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और आगे चलकर न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज होंगी। और उसके साथ साथ आपने इस रिलेशन को अच्छे तरीके से याद रखना है और आपको प्रॉपरली सेंस होना चाहिए किस तरह से यहाँ पर प्रेशर बना, किस तरह से वॉल्यूम में चेंज आया, ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।